पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं और मुल्क के तमाम सूबे सैलाब और तबाही की जद में आए हैं। लाखों एकड़ जमीन पर खड़ी फसलें सैलाबी रेलें बहा ले जा चुकी। तो इससे शो करता है कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत है वो कितनी इररेलेवेंट है। सिंध हुकूमत उनके रिलीफ के लिए क्या कर रही है? एक कयामत का मंजर है पूरी सिंध में। सिर्फ अंदरूनी सिंध कहते हैं, आपका जैसे पूरी सिंध से ताल्लुक ही नहीं है। हैदराबाद में एक तबाही है, पूरे इलाके डूब गए, या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने डूबो या किसी बिल्कुल नहीं। पॉइंट ये कि बचाया जा सकता है। आप लोग 2008 से माशाल्लाह सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। हुक्म नहीं, अभी आप बात ही नहीं कर लेते। सर करें सर, आप करें। बड़े प्यार से बोलते हो कि बात करें। ये कयामत तेज बारिश रुके तो इंतजाम नजर आएंगे ना। इंसानी अलमिया तो है। आने वाले वक्तों में आप फ्रूट क्राइसिस देख रहे हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में है, यहाँ सिर्फ सिंध में नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सलमान मिर्जा के साथ। जनाब, 2005 में आने वाला जलजिला हो या 2010 में पाकिस्तान में आने वाला सैलाब इतना तबाहकुन था कि उसने सैलाब के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। लेकिन इस साल पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मानसून बारिशें हुई हैं और मुल्क के तमाम सूबे इससे आने वाले सैलाब और तबाही की जद में आए हैं। और हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक सैलाब से तकरीबन 2 करोड़ अफराद मुतासिर, जबकि 200 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ है। और जनाब, तबाही तो इतनी शदीद है, इतनी ज्यादा है, बहुत सारे इलाकों में तो आज तक बहाली का काम ही मुकम्मल नहीं हो सका, रेस्क्यू का अमल नहीं हो सका। अब एक बार फिर से पाकिस्तान में मामूल से ज्यादा मानसून की बारिशें हो रही हैं और मुल्क के तमाम सूबे इससे आने वाले सैलाब और तबाही की जद में आ चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान को रियासती तारीख के सबसे बड़े सैलाब और तबाहकारियों का सामना है। बारिश और सैलाब से मुल्क भर में अब तक तकरीबन 1000 के करीब कीमती जानें जाया हो चुकी हैं, हजारों मवेशी हलाक हो चुके हैं। मनाजिर आपने देखे होंगे, लाखों एकड़ जमीन पर खड़ी फसलें सैलाबी रेलें बहा ले जा चुके हैं। मकानात और इंफ्रास्ट्रक्चर सफाए हस्ती से मिट चुके हैं। सड़कें हों, पुल हों, ये तमाम चीजें बह जाने और जमीनी रास्ता कट जाने की वजह से रेस्क्यू और रिलीफ के कामों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और सूरत हाल कितनी संगीन है, इसका अंदाजा लगाने के लिए इतना जानना ही काफी होगा कि मुल्क भर में 3 करोड़ और सिर्फ सिंध में ही 1 करोड़ अफराद सैलाब की वजह से अब तक, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, बेघर हो चुके हैं। सिंध के 30 अजला मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। सालों से सिंध में हुकूमत करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह कौम से मदद की अपील कर रहे हैं। शहरी रहमान अक़वाम मुत्तहिदा से मदद मांगने की बात कर रही हैं। वो बता रही हैं कि मौसमियाती तब्दीलियों और माहौलियाती चैलेंजेस से निमटने के काबिल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दीगर चीजों के साथ साथ वसाइल की भी कमी का सामना है। मुश्किल फैसलों से गरीब आवाम की कमर पहले ही टूट चुकी थी। शहबाज शरीफ जो आफत की इस घड़ी में आवाम को बेयारो मददगार छोड़कर बैरून मुल्क चले गए, आप सबने देखा होगा जनाब, उन्हें भी आज आवाम का ख्याल बिलाखिर आ ही गया। सैलाब जदगान की मदद के लिए इजलास बुलाया और तारीखी बारिशों और सैलाब को मुल्क में इमरजेंसी की सूरत हाल करार दे दिया है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब तक पाकिस्तान को ऐसे इंसानी बहरान, ऐसी आफतज़दा सूरत हाल, ऐसी इमरजेंसी का सामना करना पड़ेगा? अब जनाब, एक तरफ मुल्क में सैलाब आया हुआ है तो दूसरी तरफ मुल्क की सियासत में ऐसा तूफान मचा हुआ है, हुकूमत सियासी मुखालफीन पर दबाव बढ़ाने के मुकदमात बना रही है, अदालतों के चक्कर लगवा रही है। तो उसके रिएक्शन के तौर पर विफाकी वजीर बराए दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहरी की जानिब से मुकदमे के लिए जमा कराई गई दरख्वास्त में लिखा गया है कि जनाब, वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने अदलिया के घिराव, जजेस को आईनी काम से रोकने की धमकी दी, इसलिए उनके खिलाफ इंतजामिया, अदलिया और दीगर सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज किया जाए। एक तरफ सैलाब की सूरत हाल है, लोग बेयारो मददगार हैं, मवेशी जा चुके हैं उनके। जितनी भी आप सिंध में, मैं आपको एक इसकी संगीनी का अंदाजा मैं आपको बताऊं, जितनी भी सिंध के अंदर, अंदरूनी सिंध के अंदर कच्ची आबादियां इसलिए कि उनको पक्के मकानात बना के नहीं दिए जाते। जितनी भी कच्ची आबादियां हैं अंदरूनी सिंध की बात कर, सफाई हस्ती से मिट चुकी। दूसरी तरफ हमारे हुक्मरान एक दूसरे को अदालतों में खींच रहे हैं। हम कौम बनने की बात करते हैं कि कौम बनना चाहिए, कौम बन के लोगों की मदद करना चाहिए, लेकिन मौका हमारे सामने आता है और हम एज अ कौम, एज अ नेशन डिवाइडेड नजर आते हैं।
जनाब इस पर बात करेंगे, सियासी सूरत हाल पर भी और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से भी। जनाब अतर काज़मी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अतर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। अतर साहब ऑनेस्टली जितनी बात की जाए इन तमाम चीज़ों पर, जो हमने बलूचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ देखी हैं, सिंध के मामला देखें, केपी के मामला देखें, जनाब जितनी बात की जाए कम है। हम बात करते हैं तमाम जो रहनुमा है, मैं किसी एक की बात नहीं करूंगा, ओवरऑल तमाम बात करूंगा। तमाम लोग ये बात करते हैं कि हमें एज अ नेशन आगे बढ़ना चाहिए, आलमी बरादरी का मुकाबला करना चाहिए, लेकिन मुल्क के अंदर इतनी बड़ी आफत आ जाती है, एज अ नेशन एज अ कौम हम डिवाइडेड नजर आते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट उठाया है सलमान के। ऑब्वियसली इस वक्त हालत ये है कि मुल्क की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बुरे तरीके से इससे मुतासिर हुआ है, और इसमें जो मोस्ट अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि आपके मुल्क के अंदर इस वक्त 14 से ज्यादा जमातों की, और वो भी जमातें जो कहती हैं कि जी हम जमहूरी जमातें, उनकी हुकूमत है, लेकिन वो अवाम के अंदर अब तक अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं कर सके कि हमारे जो बहन भाई सिंध में हैं या जनूबी पंजाब में हैं या किसी और जगह पे हैं, उनकी क्या हालत है। तो इससे शो करता है कि इस वक्त जो आपकी हुकूमत है वो कितनी इररेलेवेंट है। जब तक इमरान खान या दीगर जो कुव्वतें हैं वो उठ के सामने नहीं आएंगी, इस मसले को नहीं उठाएंगी, ये मसला लोगों के सामने नहीं आएगा। इसलिए कि ये सैलाब का मसला कोई अभी नहीं शुरू हुआ, ये गुज़िश्ता तकरीबन 1 महीने से सूरत-ए-हाल, कभी बलूचिस्तान में जो सूरत-ए-हाल है वो भी हमारे सामने है। उसके अलावा क्या ये हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूम के देखने में कि कौन कौन से इलाके तबाहकारियों की वजह से खराब हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, सफाई हस्ती से मिट चुके हैं, उससे तमाम चीजें सॉल्व हो जाएंगी? हमने देखा कि बलूचिस्तान में सूरत-ए-हाल में शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह का दौरा किया, उससे कितनी चीजों में बेहतरी आई। असल में सलमान साहब मसला ये है कि इनके जो मसाइल है ना वो अवाम के मसाइल से बिल्कुल दूर हैं, इसी तरह दूर हैं जिस तरह ये हेलीकॉप्टर में ऊपर से बैठ के देखते हैं ना, और जब हेलीकॉप्टर से आपको समझ नहीं आ सकता कि जमीन पे क्या हो रहा है, इसी वजह से इनको कभी इदराक ही नहीं हो सकता कि मेरे और आप जैसे आम शख्स के मसाइल क्या हैं। ये लोग तो, इनका तो मिनरल वाटर भी फ्रांस से आता है, ये तो करोड़ों रुपए की घड़ियां पहनते हैं, ये लाखों रुपए के जूते पहनते हैं, तो आम आवाम के मसाइल ये किस तरह समझ सके? इनको ये चीजें समझ ही नहीं आती। आप उठाए ना बिलावल साहब को, और सिंध का जो इलाका डूबा हुआ है, कहें कि 2 दिन बिलावल अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहेंगे बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के, आप देखें किस तरह बंद मजबूत होते हैं, आप देखें किस तरह अगली दफा जो है सैलाब नहीं आता। सैलाब तो आएगा, कुदरती आफत है, उससे कोई आप इनकार नहीं कर सकते, लेकिन चीजों को पहले मैनेज बेहतर तरीके से किया जा सकता है ना। अपने लिए ये सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब आवाम के लिए करना हो वहां पे इनके लिए मसला होता है। तो वही मसला है कि इन्होंने कभी ये चीजें एक्सपीरियंस ही नहीं की, ये नीचे से तो उठ के आए नहीं है आवाम में से, तो इनको आवाम के मसाइल का इदराक नहीं, और यही एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारे लिए। सर शहर कायद में मैं रहता हूं, और यहां पे जो पिछले तकरीबन 1 महीने की जो सूरत हाल है, जो बारिशें हुई, सैलाब की सूरत हाल तो नहीं, लेकिन बारिशों ने जो तबाही मचाई है। वैसे तो कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर आप जानते ही होंगे किस तरह का है, रोडें ऐसी हैं कि रोड तो है लेकिन कब गड़ा आ जाए कुछ पता नहीं चलता, गाड़ी कब उसमें चली जाए, बस कब उलट जाए, बाइक वाले कब गिर जाएं, कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन कराची वाले इसमें काफी बरहम थे। लेकिन ये चीज कराची को जो सूरत हाल है, हमने पिछले 1 हफ्ते में जो मनाजिर देखे हैं, कराची की सूरत हाल बहुत छोटी लग रही है इसके सामने। लोगों में जज्बा हुब्बुल वतनी भी होती है और इंसानियत भी होती है। 2005 के जल्जले के मुतासरीन के लिए जिस तरह से दिल खोल के मदद की, 2010 में सैलाब के मुतासरीन की जिस तरह से मदद की, लोगों में जज्बा है, लेकिन अफसोस के साथ शायद हुकूमतों में नहीं है। इत्तेफाक करेंगे आप? मैं 100% आपसे इत्तेफाक करूंगा। देखें, ये इतनी इररेलेवेंट हुकूमत है कि ये लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकी। आप यकीन मानिए कि जो सूरत-ए-हाल आप बता रहे हैं, अगर यहाँ पे इस वक्त एक ऐसी हुकूमत होती जिसका अवाम के साथ कोई कनेक्शन होता, तो आप देखते पेशावर से लेके कोयटा से लेके लाहौर से कहां से लोग अभी तक वहां पे पहुंच चुके होते। जब कश्मीर में जल्जला आया था तो अगले दिन कराची से लोग पहुंच गए थे, पूरा पाकिस्तान कोने कोने से लोग वहां पे पहुंच गए थे। लेकिन ये ऐसी हुकूमत है कि इनकी तरफ से आने वाली किसी बात के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं देता। इस मौके के ऊपर अब जरूरी है कि खान साहब थोड़ी लीड लें और कौम को बताएं कि हो रहा क्या है। और अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें सर, मौला बख्श चांडियो साहब ने उसे ज्वाइन किया है, उनको भी तू करते हैं। मौला बख्श चांडियो साहब, सर ये अंदरून सिंध में जो सूरत हाल है, मैं ये बात सुन रहा हूं क्योंकि मैं अब गया नहीं, लेकिन वहां से जितने लोग राब्ता करते हैं, हमारे रिपोर्टर्स वहां पर जाते हैं, जितनी भी कच्ची आबादियां ना वो हट चुकी हैं सफाई हस्ती से। इस कदर पानी है, इस कदर तबाही है।
सर ये बताइएगा सिंध हुकूमत उनके रिलीफ के लिए क्या कर रही है? मैं अपने भाई की आवाज सुना था, कौन बोल रहे थे? सर अतर काजमी साहब हैं हमारे साथ। अच्छा, वो अभी मैं आवाज सुन रहा था। जी जी। देखिए आपकी बात दुरुस्त है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अंदरूनी सिंध क्या पूरी सिंध में, ये नहीं कह सकता कि तकलीफें नहीं है और मसाइल नहीं है। मैं इनकार इस वक्त नहीं कह सकता। एक कयामत का मंजर है पूरी सिंध में। अब आपको आसानी हो जाती है, सिर्फ अंदरूनी सिंध कहते हैं, आपका जैसे पूरी सिंध से ताल्लुक ही नहीं है। जो भी आपको नहीं कह रहा हूँ, वो जो दोस्त तस्वीर कर रहे हैं, अंदरूनी क्या अंदरूनी सिंध है, पूरी सिंध है। वो सिंध के देही इलाके हैं, वहाँ तरक्याती दृष्टि कम है, वहाँ रोड कम है, पानी के निकासी का इंतजाम कम है और बारिश कयामत की है। तो उसमें तो ये होगा। अब उसको तरक्की का निशाना बनाना है तो भले बनाए। और दूसरी बात, अभी मैं हैदराबाद में रहता हूँ, हैदराबाद में एक तबाही है, पूरे इलाके डूब गए। और ये क्या को वसीर मुराद अली शाह ने डुबोए हैं या पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने डुबोए या किसी सूबे में? बिल्कुल नहीं। मुराद अली शाह सर पॉइंट इज नॉट दैट कि आपने डिबोए सर, ऑनेस्टली आप लोग नहीं डिबोएंगे, आपकी हुकूमत है, लेकिन पॉइंट ये कि बचाया जा सकता है। आप लोग 2008 से माशाल्लाह सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, आपको वोट पड़ते हैं, आप यहाँ के ऑब्वियसली मैं आपसे से भी कहूंगा कि आप लोग डिबोना चाहेंगे नहीं क्योंकि आपका वोट बैंक यहाँ पे, लेकिन उसको बचाया तो जा सकता है ना। वो डैम बन सकता है। ये तो आफत 2010 में भी आई थी, फिर आई है, अल्लाह ना करे दोबारा आ सकती है। द पॉइंट इज कि आप इससे लोगों को किस तरह से बचाएंगे। सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा ना। सर हुक्म आप करें। चलें, हुक्म नहीं, अभी आप बात ही नहीं कर लेते। सर करें सर, आप करें। बड़े प्यार से बोलते हो कि बात करें। सर करें। अभी बात कर रहा हूँ तो आप सुन ही नहीं। सर करें ना। अब आप कह रहा हूँ, ये कयामत तेज बारिश रुके तो इंतजाम नजर आएंगे ना। लेकिन इस बारिश के दौरान में, मुझे हैदराबाद का पता है, इस बारिश के दौरान भी पानी के निकालने की तमाम मशीनें काम कर रही हैं, उनको पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है, पार्टी के लोग और वुज़रा उसकी निगरानी कर रहे हैं। अब कुछ कुदरत का भी बड़ा काम है ना, कुदरत बारिश को कम करे तो फिर अपन तनकीद करेंगे हुकूमत पर कि भाई बारिश तो खत्म हो गई है, पानी नहीं निकला। अभी पानी निकलने में एक सैलाब आया हुआ है, तो मामूली बात नहीं है। अब उसको वक्त तो लगेगा, 2-3 दिन तो लगेंगे, पहले रुक जाना चाहिए बारिश, फिर देखेंगे। सही है सर। चले मैं अब अगर आप इजाजत दें एक सवाल करने की जसारत में कर लूं सर। सर ये बताइएगा सिंध हुकूमत, क्योंकि मुराद अली शाह साहब भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नजर आते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कल मुझे पता चला था कि वो सक्खर में लास्ट वहाँ पर मौजूद थे। क्या इकदामात उठाए जा रहे हैं, कैंप लगाए गए हैं, कहाँ पर कैंप लगाए? कुछ लोग ये कह रहे थे मुतासिरीन को कराची भी मुंतकिल किया जा रहा है, ये बताइएगा सर। तो मैंने पहले ही शुरू में किया, लेकिन आपने कहा नहीं मैं बात आपसे करूंगा। मैंने कहा था कि मैं इस्लामाबाद बैठा हूँ, मैं अमली तौर पे नहीं देख पा रहा हूँ कि वहाँ क्या चीजें हुई है। मुझे ये पता है कि कैंप लगे हैं, कुछ लोग उसमें रहे हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम किया, ये भी जानता हूँ। कहीं कहीं इंतजाम या कुछ टीवी दिखा रहा है पूरा पाकिस्तान का, भारी भारी मशीनें खड़ी हुई हैं, कहीं से कट लगाए जा रहे हैं, कहीं उनको लोगों को बचाया जा रहा है। उसमें अफवाज पाकिस्तान के लोग भी हैं, वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी हैं। सिंध की हुकूमत तो पूरी रस्तों पर है, लेकिन बारिश रुके, बारिश थम जाए, फिर इनके इंतजाम अपन देखेंगे और तनकीदी जायजा बाद में ले सकते, अब तो नहीं ले सकते। ठीक है सर। एक चीज और भी है, एक चीज ये भी शायद हम इस चीज को भी फिलहाल इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने इंसानी जानों का अलमिया बहुत ज्यादा है। जितनी बड़ी तादाद में लोग इसमें मुतासिर हो रहे हैं, मर रहे हैं, बेयारो मददगार हैं, लेकिन उसके बावजूद एक चीज और भी है कि आने वाले दिनों में शायद अजनास की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। चावल की पैदावार होती है, बहुत सारी चीज़ों की पैदावार होती है। अंदरूनी सिंध में जो खड़ी फसलें हैं मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आने वाले वक्तों में आप देख रहे हैं इंसानी अलमिया तो है, आने वाले वक्तों में आप फ्रूट क्राइसिस देख रहे हैं। मैं एक बात को जानता हूं और उसका ऐनी गवाह हूं कि जब जरदारी साहब सदर थे तो इतना बड़ा सैलाब आया इस मुल्क में, और कमाल ये था कि जरदारी साहब ने वक्त से पहले हुकूमत को कह दिया, और हर एक मीटिंग में तो मैं भी बैठा क्योंकि मैं हुकूमत में था, वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तमाम नुमाइंदों को बिठा रहे थे और इजलास के हवाले से स्पेशली वो हिदायत दे रहे थे, और जो दरियाओं में उन्होंने रुकावटें नहरों में की हुई है। आप देखिए कयामत का सैलाब था, एक दाने का भी कहते नहीं हुआ। अभी भी मैं कहता हूँ जरदारी साहब को अल्लाह ताला जिंदगी दे, बिलावल साहब इस हुकूमत के सरबराह हैं हमारी के, मुराद अली शाह खुद भागे भागे फिर रहे। मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में इस बुरान को टालने का उन्होंने बंदोबस्त जरूर किया होगा। ठीक है अतर काज़मी साहब ये बताइएगा फूड क्राइसिस देख रहे हैं आने वाले वक्तों में आप? इट इज अर्ली टू डिस्कस अबाउट दिस, लेकिन ये हमें चीजों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
ये क्राइसिस पूरे दुनिया में है, लेकिन हमारे पूरे पाकिस्तान में है, यहाँ सिर्फ सिंध में नहीं है, पूरे पाकिस्तान। सर मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मैं ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। जराई मुल्क है ना, सिर्फ सिंध में थोड़ी जराई होती, पूरे मुल्क में होते हैं। जी सर, कह रहा मान रहा हूँ ना इसको। जी जी, इस पे प्रोग्राम हो रहे हैं, इजलास हो रहे हैं, लेकिन हमारी हुकूमत मेरी क़यादत इस हवाले से भी बड़े अहम फैसले कर रही है। और आप देखेंगे, मैं ये नहीं कह सकता कि वो आइडियल हालात है, लेकिन ये कहता हूँ कि ऐसी कयामत खेज बातें आपको इंशाल्लाह नजर नहीं आएंगी। ठीक है, ठीक है। अगर सर मौलाना बख्श चांडियो साहब अगर आप इजाज़त दें, अतर काज़मी साहब भी काफ़ी देर से खामोश है, तो मैं चाह रहा हूं कि उनको भी शामिल गुफ्तगू करूं। अतर साहब, आप देख रहे हैं आने वाले वक्तों में अजनास की किल्लत, क्योंकि वैसे ही महंगाई हद से ज़्यादा है, लोगों की कुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। ये अलमिया अपनी जगह है, मैं इस पर ये बात नहीं कर रहा कि इट इज़ अर्ली टू डिस्कस, लेकिन आपको लगता है कि आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा इस तरह की क्राइसिस का सामना हमें करना पड़ सकता है? जी बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं जाती तौर पे बहुत पसंद करता हूँ मौलाना बख्श चांडियो साहब को, और बचपन से लिटरली उनको सुनते आ रहे हैं। अंदरूने सिंध का उन्होंने कहा कि इनको पता नहीं है। मैं 1985 में बदीन में स्कूल में पढ़ता था, मैं अंदरूने सिंध में बहुत अरसा जाती तौर पे रहा भी हूँ, तो मुझे काफी अंदाजा है अंदरूने सिंध का। अच्छा, जहां तक अजनास का ताल्लुक है, देखें वो तो लॉन्ग टर्म होगा ना। इस वक्त तो जो क्राइसिस है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरह पहले बचाया जाए। लॉन्ग टर्म तो देखें, हम बाहर से भी अजनास मंगवा सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस वक्त पानी की किल्लत हो चुकी है, पीने के पानी की, और लोगों को वहां पे खुराक की किल्लत है। और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान से लोगों को मोबिलाइज करना चाहिए, उस तरीके से अभी तक हमें वो मोबिलाइजेशन नजर नहीं आ रही। फॉर सम रीजन प्राइम मिनिस्टर साहब कतर में थे, वो अभी वापस आए हैं, वो हमें लीड लेते हुए नजर नहीं आ रहे। और दूसरा देखिए, इतना बड़ा गालिबन शायद वो सिंध का दौरा कर रहे हैं, आई गेस, मुझे आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मेरे ख्याल से कर रहे हैं। देखिए, मसला ये है ना कि इतना बड़ा जमहूरी इत्तेहाद है, इतना बड़ा सियासी इत्तेहाद है, जिसमें इतनी ज्यादा जमातें हैं, तो इन जमातों के तो अपने कारकुन इतने होंगे पूरे पाकिस्तान में। क्या वजह है कि अवाम इनके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रही? इसलिए जो है ना, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बहस क्यों नहीं जा रही उस तरफ, सैलाब की तरफ, क्यों नहीं लोग उसकी तरफ तवज्जो दे रहे। माजी में उन्होंने, मौलाना बख्श चांडियो साहब ने जिक्र किया, एकदम से पूरा मुल्क आ जाता है, पीछे खड़ा हो जाता है, लेकिन उसकी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त सियासी बहरान है, उसकी वजह से जो फेडरल गवर्नमेंट है उसकी अपनी लेजिटिमेसी भी क्वेश्चनेबल है, और यही वजह है कि कंफ्यूजन हमें नजर आती है। लेकिन जो भी सियासी जमात हो, चाहे वो पीटीआई हो या हुकूमती इत्तेहादी हो, सबको इस वक्त सोचना चाहिए कि जो सिंध में, जनूबी पंजाब में, बलोचिस्तान में, दीगर इलाकों में पाकिस्तानी मुश्किल में है ना, उनकी मुश्किल को खत्म करना इस वक्त आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सियासत थोड़ी सी अगर पीछे भी चली जाएगी तो ज्यादा नुकसान। कोई बात नहीं, जब सियासत बात में भी हो सकती है। मौलाना बख्श चांडियो साहब, सर आप कुछ कहेंगे इस पर? मेरे दोस्त ने जो बातें की हैं, उसकी बहुत सारी बातों के साथ हूँ, मैं उनके खिलाफ नहीं कर सकता। हालात इस किस्म के हैं कि अगर कोई सच्ची दिल से बात कर रहा है, गैर जानिबदारी से बात कर रहा है, तो मैं उसको मानता हूँ। लेकिन ये कह रहा हूँ मैं कि बारिश तो भला इतनी सारी पार्टियों के बस में नहीं है, इतनी सारी पार्टियों का इत्तेहाद लिहाजा बारिश बंद करवा देंगे, ऐसा नहीं है। इतने सारे इत्तेहाद लिहाजा वो कच्चों लगेगी नहरों को, उससे नुकसान तो होंगे, तयशुदा है। ये बहरान आया हुआ है, बारिश नहीं है। सही है, ये बहरान है। ठीक है, पूरे मुल्क में कैफियत है, लेकिन कुछ इलाकों में ज्यादा है, बलूचिस्तान में ज्यादा है, सिंध में ज्यादा है, तो उसके लिए हुकूमतें तो कर रही है। लेकिन मेरे भाई कह रहे हैं लोग क्यों नहीं उठे, तो लोगों को तो खुदा का खौफ खुद करना चाहिए। लोग आ जाए। ठीक है सर, टाइम की किल्लत है सर, इसलिए मैं आपको शुक्रिया करूंगा सर। मौलाना बख्श चांडियो थे, अतर काज़मी साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, मईशत और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से उन पर मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जनाब, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, और इस वक्त शौकत तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, माहिर माशियात भी हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मईशत के हवाले से उनसे बात करेंगे और सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से भी उन पर बात करेंगे। शौकत तरीन साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पहला सवाल सर आपसे मेरा सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से। इकॉनमी पर जितनी बात की जाए वैसे तो वो कम है, पिछले 4-5 महीने से जो सूरत हाल चल रही है इकॉनमी की, 150 रुपये का पेट्रोल 250 में चला गया, डॉलर ऊपर जा रहा है, नीचे आता है, फिर पिछले 3 दिन से डॉलर बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन सर एक सवाल ये, ह्यूमैनिटी क्राइसिस तो इस वक्त है ही, जो इस वक्त ह्यूमैनिटी क्राइसिस चल रहा है, आपको लग रहा है आने वाले दिनों में अजनास की किल्लत का सामना पाकिस्तान को करना पड़ सकता है? देखिए जी, जो इस वक्त जो सिंध में जो है बहुत ज़्यादा तबाहकारी हुई है, और सदर्न पंजाब में हुई है, और फिर KP में हुई है, नॉर्थ में,
तो उसमें जो फसलें हैं, स्पेशली राइस जो है, जो राइस से हमें कुछ तकरीबन $4 बिलियन आता है साल का, तो 90% तो मेरे ख्याल में क्रॉप ही ख़त्म हो गई है सिंध के बीच में। और अगर रह गई है राइस तो वो कोई गखड़ में और एक किस्म से सेंट्रल पंजाब में थोड़ी रह गई। दूसरा, इस साइड के ऊपर जो आपका सिंध वगैरह में है, यहाँ आपका प्याज होता है, टमाटर होता है, सब्जियां बहुत होती हैं, और वो बिल्कुल तबाह हो गई हैं। उसका आपने देखा कि उसका एक अंदिया आ गया है कि आपकी जो प्याज हम 44 रुपए छोड़ के गए थे, वो कुछ दिन पहले तो खैर 80-85 पे था, लेकिन वो अब 180 पे चला गया, और टमाटर 200-250 पे चला गया। वजह यह है कि प्रोडक्शन ख़त्म हो गई है। तो ये जो चीज़ें हैं, अच्छा ये हम एक्सपोर्ट भी करते थे, हम तकरीबन $6 बिलियन की एक्सपोर्ट करते थे ये चीज़ें जो है, राइस प्लस अदर्स। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो हिस्सा है वो हमें उसका नुकसान हुआ। अच्छा, उसके अलावा जो है लोगों को रिहेबिलिटेट भी करना पड़ेगा, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे। तो ये जो है, एक तो आपने फूड शॉर्टेजेस की बात की। अच्छा, दूसरा ये है कि ये आपकी अभी ये फ्लड है, अब ये दिसंबर से पहले ही नवंबर तक तो आपको वो जो है वीट का वो काश्त करनी पड़ेगी, तो सो करनी पड़ेगी, और वो कितनी हो सकती है, नहीं हो सकती है। फिर इसके बाद जो एक और क्रॉप है जो उड़ गई है, और सिंध जो है वो ज़्यादा तो प्रोड्यूस नहीं काफ़ी करता है, और वो है कॉटन क्रॉप उड़ गई है बिल्कुल। तो ये कॉटन की वजह से जो कॉटन, या फिर हमें कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो काफ़ी इसमें हमें नुकसान होगा, लेकिन सर काफ़ी नुकसान होगा। मैं इसी चीज़ को आगे बढ़ाता हूँ सर। आज आपने देखा होगा जो बयान इस वक्त आबिद शेर अली का निकल कर आया, मईशत चला कौन रहा है? इसहाक डार साहब चला रहा है, मिफ्ता इस्माइल साहब चला रहे हैं, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल पर तो उन्होंने ठीक ठाक तनकीद की है। और मिफ्ता इस्माइल साहब का मैं बयान भी देख रहा था कि हमने बाहर की गाड़ियों को खरीदना इतना मुश्किल बना देना है कि वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होंगी, ताकि डॉलर बाहर ना जा सके। आपको लग रहा है सर इससे सूरत हाल बेहतर होगी, आने वाले दिनों में मजीद आपको लग रहा है कि इकोनॉमी का क्राइसिस जो है वो मजीद बढ़ेगा? देखिए जी, क्राइसिस तो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ना, ये जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह की हरकतें करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो है बिल्कुल CBU जो कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स होते हैं, और वो जो है 1500 सीसी से ज़्यादा हों अगर और वो उसका जो है ज़ाहिर है, उस पर अगर ये कहते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर देंगे, इसका मतलब है ये बैन तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये WTO और उसमें IMF वगैरह जो है वो इनको बर्दाश्त नहीं करेगा इन चीज़ों को। तो उसके ऊपर ये टैक्सेस 5-5-600% पे लेके चले जाएंगे, वो उसमें कोई कबात नहीं है। अच्छा, ठीक है, वो करें, सही है। लेकिन जो आप बाकी जो आपकी जो इंपोर्ट्स वगैरह हैं, जो कि इंडस्ट्री को चलाती हैं, रॉ मटेरियल वगैरह जो है, उस पर ये खुदा रहा ये इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ें ना करें जिसमें आपकी इंडस्ट्री ठप हो जाए। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि ये इकॉनमी पे क्या कर रहे हैं, देखिए जी, इकॉनमी में सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो 2-4 मसले हैं। पहला मसला ये है कि ज़ाहिर है आपके पास डॉलर्स नहीं है, क्योंकि आप सारे डॉलर जो है बंद हो गए हैं, सिवाय ये कि जब से हम गए हैं 2.3 बिलियन डॉलर जो चाइना ने रोल ओवर करना था वो इनको अभी दिया है उन्होंने, तो वो उसके अलावा इनको डॉलर ही नहीं आ रहे। तो उसके बाद कहाँ से पैसे आएंगे? वो आएंगे जनाबे वाला, आपको पैसे आएंगे एक्सपोर्ट से आएंगे, वो आएंगे रेमिटेंस से। अब क्या हुआ है, इन्होंने जो हरकतें की हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं, इन्होंने जो LC मार्जिन लगा दिए हैं, सारा कुछ किया है, उसकी वजह से अब जो है, अच्छा एक्सपोर्टर जो है उसने देखा कि रुपया जो है गिर रहा है, उसने बाहर रखना शुरू कर दिया अपने एक्सपोर्ट प्रोसीड्स वगैरह को। एक्सपोर्ट्स इस वक्त जो है $3.1 बिलियन पर मंथ पे हम थे, वो $3.1 बिलियन पे हम थे, वो अब 2.2 बिलियन पे आ गए जुलाई में। सही है। रेमिटेंसेस जो 3.1 बिलियन डॉलर थी वो 2.5 बिलियन पे आ गई है। इसका मतलब है कि ये चीज़ें जब कम हो जाएंगी तो डॉलर तो और कम हो जाएंगे। तो अब क्या करेंगे? ठीक है, ये उधार तो मांग लेंगे, IMF से भी मांग लेंगे, वर्ल्ड बैंक से भी, इधर से उधर से, लेकिन इस वक्त डॉलर्स की शॉर्टेज जो है वो बढ़ेगी और रुपए पे बहुत जोर आएगा, और आप देखेंगे कि ये इनको ये अफरा तफरी होगी। तो इनको फंडामेंटली क्या करना चाहिए? फंडामेंटली ये करना चाहिए कि किस चीज़ के लिए इंपोर्ट हो रहा है। ज़्यादातर डॉलर हमें चाहिए तेल की इंपोर्ट वगैरह की, जाएँ रूस से ले 30-40% डिस्काउंट लें, उससे ये भी होगा कि आपके डॉलर जो है वो भी कम इस्तेमाल होंगे और यहाँ महंगाई भी कम होगी।
और आप जो आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे वो भी सस्ती बनाएंगे। सही है। पहली तो बात ये करें। ठीक है। दूसरा ये है कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो जितनी आपने बढ़ा दी हैं कीमतें, उसको कम करने की, उसको एक किस्म से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक ही दिन में आपने कहा कि मैं जाके रोम फतह कर दूंगा। अरे भाई, एक दिन में नहीं होता, इसको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें ऊपर, लोगों को देखें कितनी उनमें कुव्वत बर्दाश्त है, तो उसको आहिस्ता ऊपर लेके जाएं और उसके बीच में इस्तेमाल करें। जिस तरह मैंने कहा कि ये जो रूस से फैसिलिटीज़ वगैरह हैं, सही है। और दूसरा ये है टारगेटेड सब्सिडी दें। तीसरी चीज़ ये है कि अपने रेवेन्यू बढ़ाएं, और रेवेन्यू जो है हमने 1400 अरब रुपया एक साल में बढ़ाया था, उसमें हमने सेल्स टैक्स नहीं डाला था। सही है। और इन्होंने उसको 1000 पे लेके आ गए, फिर इन्होंने फिर बार में मारा मारी करके 400-500 और भी किया है। लेकिन हम होते तो हम 8 ट्रिलियन पे लेके चले गए होते, और उसमें से जो पैसे होते इस्तेमाल करते लोगों की उसके वेलफेयर के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका मकसद ये नहीं था कि इकानमी को ठीक करना। इनका मकसद था वो 3-4 चीज़ें जो हैं, नैब लॉज ये वगैरह, वो ठीक करके एकदम निकल जाएंगे। लेकिन अब ये फंस गए हैं, और इसका एक ही तरीका है, इनके पास जो है डिसीजन मेकिंग जो है वो 3-3 जगह से हो रही है, 4-4 जगह से हो रही है। एक ही तरीका है, ये इलेक्शंस करवाएं। सही है। एक जो है आपकी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आए, और वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है वो सख्त डिसीजन लेने हैं या जो भी डिसीजन लेने हैं वो ले, और इन द इंटरम एक इंटरम जब गवर्नमेंट आएगी तो हम सब मिलकर उनको हेल्प करेंगे। सर, लेकिन भी हेल्प करेंगे इंटरम गवर्नमेंट के लिए। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि जनाब बैठ के बात कर लें, आप लोग कहते हैं इलेक्शंस की सिर्फ बात की जानी चाहिए, लेकिन मईशत पे वो कहते हैं बैठ के बात करें। एक अगले 10 साल के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए कि आपकी हुकूमत हो या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन आप लोग एक पॉलिसी बनाएं जिस पर तमाम बिजनेसमैन चले। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्या तरीके से साहब खालिसतन मईशत के लिए बैठने को तैयार होगी, इसका जवाब शौकत तरीन साहब से लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। प्रोग्राम के आखिरी समय एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। शौकत तरीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोशिश करेंगे जनाब उनसे ज्यादा सवाल कर सकें, टाइम बहुत कम है। शौकत तरीन साहब, ये बताइएगा, इंटरिम गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं बैठकर बात कर लें। अब मुझे ये समझ नहीं आता, 12-13 जमातों से शायद मईशत नहीं समझ ली, और वो आपको कहते हैं कि आप सुरंगें बिछा के गए, और वो सुरंगें आपके जो बिछाई हुई हैं वो उनके सर पर आ गई हैं। IMF से मुआहदे, पेट्रोल कम करना, ये तमाम चीज़ें जिसकी वजह से फंस गए हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि आए बैठकर बात कर लेते हैं। आपको क्या लगता है आने वाले 6-8 महीने में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी अगर आपकी हुकूमत आ भी जाती है, या आप लोग बात करने को तैयार भी होते हैं? 6-8 महीने में सूरत हाल में कुछ बेहतरी आ सकती है आने वाले वक्तों में? नहीं, मेरे ख्याल में तो 6-8 महीने तो बहुत दूर की बात है। पर इमरान खान ने तो कहा है कि अगले चंद हफ्तों के बीच में दे शुड डिसाइड कि अपना इलेक्शन होना है या नहीं होना। तो मैं तो इनको सिर्फ ये मशवरा दूंगा कि आप अभी 13 जमातें हैं आपके साथ हुई, आप 13 जमातों से एक इलेक्शन तो नहीं जीत सके कराची का। आपने हमारे साथ बैठ के क्या चार्टर ऑन इकानमी पे बात करनी? आप इंटरिम गवर्नमेंट लेके आए हैं, उसके ऊपर अगर उस वक्त भी मेरे ख्याल में मुश्किल होगा जिस वक्त आप इलेक्शन हो जाएंगे। हम बेशक हुकूमत में हैं या नहीं हैं, आप हुकूमत में या नहीं हैं, हम मिल के उस वक्त चार्टर ऑन इकानमी पे बात कर लेंगे। अच्छा सर, डॉलर की कीमत के वाले से अक्सर लोग सवाल करते हैं कि डॉलर की असल कीमत है क्या? ये तकरीबन मैं अगर गलत ना हूं तो 238 तक गया, उसके बाद फिर कम होते फिर ये 218, लेकिन फिर ओपन मार्केट में 7 रुपए बढ़ के अब आज गालिबन 230 रुपए पर बिक रहा था। क्या असल कीमत है? ओपन मार्केट में ज्यादा है, ट्रेडिंग में शायद 217 रुपए। देखिए, इस वक्त जो डॉलर की कीमत जो है ना, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वो 185, 186 होगा, 184 होगा। और ये जो है ना, ये पुश कर रहे हैं कि पैसे नहीं लेके आ रहा वापस। आपका फ्री लांसर जो है IT का, वो पैसे बाहर रखे हुए उसने, और इम्पोर्टर जल्दी एलसीएं खोलने की कोशिश कर रहा है। आपका जो इस वक्त जो इंटरबैंक अगर एक 218 पे है ना, वो इसलिए है कि जो है स्टेट बैंक पैसे ही नहीं दे रहा मार्केट में, और LCA नहीं खोलने दे रहा। इतनी सख्त रिस्ट्रिक्शंस हैं कि लोग बिजनेसेस ऑलमोस्ट बंद हो रही हैं, और उसमें इसलिए ये आपका जो है, लेकिन ओपन मार्केट है तो इसलिए उसमें असल रेट जो उसका नज़र आ रहा है 229 आज पहुंच गया। तो ये क्योंकि और उधर भी एक किस्म की शॉर्टेज है, इसलिए वो जो भी आ रहा है लेके आ रहा है बाहर से, वो पैसे वो अपना दाम मांग रहा है।
तो देखें डॉलर वगैरह जो हैं ये एक ट्रेड होता है, उसके बीच में आपने स्पेकुलेटर को अगर आपने बिल्कुल सर पे लाठी नहीं मारेंगे तो वो तो इस तरह ही करेगा। लेकिन सर कतर से भी तो भी शायद मामला चल रहे हैं, उन्होंने भी शायद गालिबन 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का, उन्होंने इमदाद नहीं है, एक उधार नहीं है, लेकिन सरमायाकारी का उन्होंने कहा है कि जनाब सरमायाकारी हम कर सकते हैं। आपको क्या लगता है सर? और ये मोटरवेज गिरवी रखने की बातें की जा रही है, एयरपोर्ट गिरवी रखने की बात की जा रही है, और ऐसे उसूल बनाए जा रहे हैं कि इसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, ऐसा है पॉसिबल? नहीं देखें जी जो आपकी मोटरवेज वगैरह है ना, वो तो बेसिकली जो है वो सकूक्स के लिए होती हैं। सकूक्स जो हैं वो इस्लामिक एक किस्म की फाइनेंसिंग होती है, उसके अंडरलाइंग सिक्योरिटी होनी चाहिए जिसको बाय सेल करते हैं। ये बाकी चीज़ों की बात, एयरपोर्ट की बात हो रही है, उसके बाद PI की बात हो रही है, चंद अपने आपके जो LNG प्लांट्स की बात हो रही है, वो इन्होंने एक लॉ बना दिया है कि इसके ऊपर ये बाइस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर देंगे। ये नहीं होगा, ऐसे ये चैलेंज हो जाएगा अब उसके बीच में कोर्ट्स में। अच्छा, ये कैसे हम करेंगे कि बगैर बिडिंग के ये किसी एक प्राइस पे दे दें? सही है। ये कौन होते हैं? ये हमारा लॉ है कि भाई इसको ये बिडिंग, उसके ऊपर इन्होंने एक सुपरफ्लुअस किस्म का इन्होंने अभी एक ऑर्डिनेंस करके उसको एक फिर उसको एक इस पार्लियामेंट जो कि एक किस्म नॉन रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट है उसके थ्रू पास करवा दिया है। तो अभी तक तो प्रेसिडेंट ने भी उसको नहीं साइन किया कि भाई उस लॉ को, तो ये किधर से ये करके आ जाएंगे? ये करके आ जाएंगे, आप देखेंगे चैलेंज हो जाएगा। तो ये जो हैं ये पाइप ड्रीम्स हैं अभी सिर्फ इनको ये लोगों को बताने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी तो कुछ नहीं कह रहे हैं कि डॉलर नीचे आ रहा है, सूरत हाल में बेहतरी हो रही है, तमाम लोगों से पैसे भी मिल जाएंगे, इमदाद भी मिल जाएगी और IMF से पैसे मिल जाएंगे। आपको लगता है आने वाले दिनों में मुश्किलात कम होंगी मईशत के हवाले से ओवर, या फिर बढ़ेंगी मुश्किलात मजीद आने? क्योंकि लेवी भी लगाने जा रहा है ना, पेट्रोल में लेवी टैक्स भी लगेगा, 10-15 रुपए शायद उसमें बढ़ जाएंगे। मेरे ख्याल में मुश्किलात होंगी। देखिए ये वही बात है कि ये चूरन बेच रहे। अरे भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जून के बीच में उठा के तेल जो इन्होंने दबा के इन्होंने इंपोर्ट कर लिया ताकि जुलाई के बीच में जो है वो इंपोर्ट्स कम हो जाएं, और वो जून के बीच में 7.8 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट कर डाली। उसमें 2.4 बिलियन एडिशनल, 7 बिलियन एडिशनल तेल लेके आ गए, और उस वक्त लेके आए जब तेल की कीमत पीक पे थी, उसके बाद गिरी हैं। तो उसके ऊपर एक जो लॉस हुआ है वो कैलकुलेट करके मैं इंशाल्लाह प्रेस में दूंगा। तो वो जब जून के बीच में ज़्यादा तेल मंगवाया तो जुलाई के बीच में एक किस्म से वो कम हुआ, मतलब इंपोर्ट, उससे इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1.2 बिलियन पे आया। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि उस वक्त भी 1.2 बिलियन कोई इतना वो नहीं है, कोई बहुत कम है, क्योंकि उसमें एक्सपोर्ट्स जो हैं वो तकरीबन गिरी हैं 900 मिलियन डॉलर से 3.1 बिलियन हम छोड़ के सर, देते एक और चीज क्योंकि टाइम की किल्लत है, मैं चाहूंगा सर जल्दी आपसे तमाम सवाल कर लूं। सर ये जो बिजली के बिल हैं इसमें एक अजीब किस्म की चीज लगकर आ रही है, वैसे सबको समझ में आता है ये फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में। सर जिनकी 32, 35, 50 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है उनके 32 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। सर ये किस तरह से पे करेंगे, क्या मामलात होंगे? और आने वाले वक्तों में तो कह रहे हैं और इसकी फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफा होगा। सर आवाज आ रही है मेरी आपको? देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो जो आम आदमी पे इन्होंने लगा दिया है कि जिसकी 25,000 रुपये तनख्वाह है या 30,000 रुपया है उसको 10-12 हज़ार रुपया बिजली का बिल आ गया, क्योंकि इनके वो जो रेट है वो 38 रुपया फी यूनिट हो गया। कराची में तो 50 रुपये फी यूनिट हो गया। दूसरा है जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं जिनके ऊपर इन्होंने टैक्स ये लगा दिए हैं, बिजली के बिलों में डाल दिया, वो भी ठीक नहीं है। उनको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए। सर आवाज आ तो गालिबन उनको प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होनी चाहिए। उनको 3,000, 6,000 और 10,000 के जो उसके ऊपर एक किस्म से टैक्स लगा दी गई हैं वो नहीं चाहिए हमें। हमें उनसे सेल्स टैक्स जो है 17% रिकवर करना है।
जो कि हम पॉइंट ऑफ सेल मशीनों से कर रहे थे, हम उसके बाद हम चाह रहे थे कि इनकी सप्लाई चेन को हम वो कैप्चर करें। ये सारा कुछ बंद कर दिया है, ये रिटेलर को बचाने के लिए इन्होंने किया है। और उधर से जब इनको इलेक्ट्रिसिटी पे किया तो वो रिटेलर भी सड़कों पे आ गया। तो इनको क्योंकि समझ नहीं लग रही कि हम क्या करें। जी टैक्सेशन तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा करना है तो करना क्या है सर। टाइम की किल्लत है, इसलिए मुझे आपको शुक्रिया करना पड़ा है। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।